फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है तो एयर तो मेरे बच्चों गैस होती है, इट्स द मिक्सचर ऑफ गैस। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिसिबल हो, डिसॉल्व हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मेरे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले एयर को ठंडा करके लिक्विड बनाना पड़ेगा। और जो चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होती उसको ठंडा करके लिक्विड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विड चीज कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, लेकिन जो चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ना हो उसको आप ठंडा करके लिक्विड बनाएं तो वो चीज लिक्विफाइड होती है जी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एयर है, एयर को हम लोगों ने ठंडा करना है कहां तक, -200 डिग्री सेल्सियस तक जी। ठीक है, -200 डिग्री सेल्सियस तक हम एयर को ठंडा करेंगे और उसको लिक्विड बनाएंगे, लिक्विफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो चीजें करती हैं। पहली चीज करती है जी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज करती है जी वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मेरे बच्चों, इट ओनली एग्जिस्ट ईदर इन सॉलिड फॉर्म, या तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और या फिर ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसकी लिक्विड फॉर्म होती ही नहीं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके घर के जो फ्रीजर होते हैं उसकी साइडों पे बर्फ जम गई होती है जी। ठीक है जी, हालांकि वहां पे पानी भी कोई नहीं गिरता, तो उसकी क्या रीजन होती है मेरे बच्चों कि एयर का जो पार्ट अंदर रह जाता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो वो ठंडी होके गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना देती है और उसकी साइडों के ऊपर जम जाती है, जिसको हम ड्राई आइस का भी नाम देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी लिक्विड फॉर्म होती नहीं, ये सॉलिड से गैसियस फॉर्म और गैसियस से सॉलिड फॉर्म में जाती है। और कोई चीज अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चली जाए तो उसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट हैवंट गॉट एनी लिक्विफाइड फॉर्म, इसकी लिक्विड फॉर्म होती नहीं। इट आइदर एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस। लिक्विड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम एयर को ठंडा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी फिर क्या होगी, सॉलिड बन जाएगी। और एयर हमें किस फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है दैट इज ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आपको पता ही है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -200 पे वाटर वेपर्स जो है ये तो आइस की फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं अगर आप लोग एयर को ठंडा करोगे तो both of these things they would come in the form of सॉलिड फॉर्म। ठीक है जी, और एयर को हमें लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो चाहिए। तो उसके लिए मेरे बच्चों फिर हम क्या करेंगे कि बिफोर लिक्विफाइंग द एयर, एयर को लिक्विड बनाने से पहले, ठंडा करने से पहले इन दो चीजों को एयर में से आप लोगों ने सेपरेट करना है, रिमूव करना है जी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहली चीज सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अच्छा जी, जरा ध्यान से इसको सुनते जाइएगा। आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, एयर का सैंपल ले लेना है जिसको आपने लिक्विफाई करना है, जिसको आपने ठंडा करके लिक्विड बनाना है जी। What you have to do, pass this air sample from aqueous sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरे बच्चों ये बेस या एल्कली होती है, इसको बेस या एल्कली कहते हैं जी। ठीक है, अब दूसरी चीज जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ और एक छोटी सी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल पिछला चैप्टर जो पढ़ाया था, ठीक है जी, उसमें मैंने बताया था कि ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 0 और 8 ग्रुप।
अच्छा जी, बल्कि मुझे ग्रुप से याद आ गया, कल आप लोगों का पीरियोडिक टेबल जो सारे का सारा है उसका टेस्ट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने सबने टेस्ट देने, और टेस्ट बेटे प्लीज मुझे सेपरेट मत भेजा करो क्योंकि मुझे बाद में मिलता नहीं है। तो आप लोग जो स्कूल का वो एकेडमी का जो नंबर है ना, जो उनके एडमिन है उनको सारे टेस्ट भेज दिया करो, वहां से कलेक्ट करने मेरे लिए आसान होते हैं। ओके, सो प्लीज आप लोग मुझे मत सेंड करना, उन्हीं को सेंड कर देना। कल टेस्ट है जी पीरियोडिक टेबल। जी बेटे, I just joined yesterday. मैंने periodic table की classes नहीं ली हैं। बेटे आप उनको रिकॉर्डिंग का कहो, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे वो। Okay. आपको मिल जाएगी बच्चे, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप टेस्ट करना लेना, 2-3 दिन में आप अपनी रिकॉर्डिंग सारी पहले सीख लो उसको, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर उसको टेस्ट दे देना, मंडे को दे देना, कोई मसला नहीं। Okay, thank you. आप भी तैयारी करके मंडे को दे देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बता दीजिएगा प्लीज के कौन बाद में देगा। अच्छा जी, ओके गाइस, तो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसमें एक जो ग्रुप 3 है इसके एक एलिमेंट के नीचे 9 लगा दी, ग्रुप 4 के 2 जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे 9 लगा दी, ग्रुप 5 के 3 एलिमेंट्स के नीचे 9 लगा दी, इस तरह करके, और ग्रुप 6 के 4 एलिमेंट्स के नीचे 9 लगा दी, और इन लाइनों को आपस में आप लोग ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास बन जाती है मेरे बच्चों स्फीयर ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था। ये स्टेयरकेस के नीचे जितनी भी चीजें होती हैं ऑल आर मेटल्स, और इसके ऊपर जितनी भी चीजें होती हैं ऑल दीज आर नॉन मेटल्स होती हैं। याद रखो किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई हो, ऑक्साइड मौजूद हो, तो वो चीज बेसिक होती है, बेस होती है, और किसी भी नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई हो तो मेरे बच्चों उसको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड, वो एसिडिक होता है। और याद रखो कभी भी कोई एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती, हमेशा एसिड और बेस एक दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट करती है और सॉल्ट और वाटर बनाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टेकन द एयर सैंपल, यू पास इट थ्रू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस में एल्कली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इफ यू हैव अ लुक अप हियर, कार्बन ये मौजूद है, तो ये नॉन मेटल्स में आ रहा है, तो नॉन मेटल्स के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई हो तो ये नॉन मेटल है, दिस इज नॉन मेटल, ओके, एंड दिस O मीन ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले बताया क्या होती हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है जी। तो एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है, तो जब इसको हम किसी बेस में से पास करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से पास करेंगे, तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट कैसे करेगी वो देखेंगे, ये NaOH और प्लस CO2, ठीक है, ये Na की वैलेंसी +1 है, CO जो है ये O के साथ मिलकर बना देता है CO3-2, और Na की वैलेंसी +1 है। जब भी आप लोगों ने कोई फार्मूला बनाना है तो Na की +1, CO2 जो है ये CO3-2 बना देता है इधर से ऑक्सीजन लेके, तो ये जब भी फार्मूला बनाना है प्लस माइनस कट कर दो, 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, तो क्या फार्मूला बन गया, Na2, यानी ये 2 इधर आ चुका है, और CO3 के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो CO3, तो ये Na और CO3 मिलके Na2CO3 बन गया, और ये H और O जो बाकी बचे हैं वो आपका H2O बना देंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद थी वो सारी की सारी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गई है, उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, एंड नाउ योर एयर दैट इज विदाउट CO2, यानी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिमूव कर दिया। यू गॉट इट गाइस? यस सर। सबको समझ लगी है बच्चों? So this is the yes sir. जी बोलो बेटे, बोलो बच्चे। Anyone wants to ask some question? Ask me.
सर वो कैसे समझ आती है? अच्छा, मुझे लगा शायद कि क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ CO2। क्यों CO2 निकाली है? क्योंकि CO2 लिक्विफाई हो नहीं सकती, ये यहाँ तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दूसरा, वाटर वेपर्स भी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं टू -200 डिग्री सेल्सियस, तो उसको भी आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा, सॉरी उसको निकालना पड़ेगा। तो दूसरा काम हम कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है जी, वाटर वेपर्स को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे मेरे बच्चों? आपके पास जो एयर विदाउट CO2 आ चुकी है, ठीक है जी, एयर विदाउट CO2, ठीक है जी, इस एयर को आपने ले लेना है जिसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल चुके हो। अब इसमें से आपने वाटर वेपर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? पास दिस एयर विदाउट CO2 थ्रू a dehydrating agent। ठीक है जी, dehydrating agent। डी वर्ड का मतलब होता है DED, साइंस में डी कहते हैं मेरे बच्चों निकाल दो, हाइड्रेटेड वर्ड होता है पानी को, यानी पानी को निकाल देने वाले एजेंट को हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है मेरे बच्चों, उसका नाम होता है सिलिका जेल। ये सिलिका जेल क्या चीज होती है और कैसे वर्क करती है? आप लोग कभी बाजार में किसी ने लेदर के शूज जो है वो लिए हो जी, ठीक है, लेदर के शूज, या आप लोग लेदर का कोई पर्स वगैरह लेने जाओ, तो उस लेदर के पर्स को जब आप ओपन करते हो मेरे बच्चों, तो उसमें से एक छोटी सी पुड़िया सी निकलती है व्हाइट कलर की, जिसके ऊपर वो क्या कहते हैं, एक ढांचा सा बना होता है और लिखा होता है पॉइजन डोंट ईट इट। और उसको खोल के अगर देखें तो उसमें छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं जी, जिसको हम लोग सिलिका जेल भी कहते हैं। या आप लोग एमोक्सिल की जो कैप्सूल्स होते हैं जो खुले होते हैं शीशी के अंदर, उसमें भी देखें तो वो एक वो पुड़िया से निकलती है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर भी ये लिखा होता है पॉइजन डोंट ईट इट, ठीक है। उसको भी खोल के देखें तो उसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का क्या पर्पस होता है जी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? सिलिका जेल का काम होता है मेरे बच्चों, ये अपने इर्द गिर्द मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खत्म कर देता है। ये जो लेदर है ये किस चीज का बना हुआ है? लिविंग थिंग्स की जो स्किन है उसका बना हुआ है। तो लिविंग थिंग्स तो डीकंपोज हो सकती हैं, उनके ऊपर फंगस ग्रो कर सकती है, वो डीकंपोज होके गल सड़ सकती हैं जी। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या किया होता है कि जो लेदर के जितने भी चीजें होती हैं, कुछ शूज हो गए, बैग्स हो गए, उनके अंदर ये रखा होता है, ये वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जहां पे वाटर वेपर्स नहीं होंगे वहां पे बैक्टीरिया, फंगस, इस किस्म की कोई भी डीकंपोज करने वाली चीज ग्रो नहीं कर सकती। और जब वो ग्रो नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो डीकंपोज नहीं होगी और आपकी ज्यादा देर तक वो चीज महफूज रहेगी। तो यहाँ पे भी हमने सिलिका जेल जो है मेरे बच्चों वो रख दिया रास्ते में। सिलिका जेल क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है जी वाटर वेपर्स को, absorb water vapors, and now your air that is without CO2 and water vapors, तो आपकी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकल गई थी और अब उसमें से वाटर भी जो है वो रिमूव हो गया जी। इज इट क्लियर? यस सर। बेटे क्लियर हो गया? यस सर। कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो डू आस्क मी अगेन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर जाके साथ साथ ये बहुत आसान, ये बेटे ये फार्मूला बनाने का एक तरीका फिलहाल सीख लो। Na की वैलेंसी +1 है, CO2 इधर से एक ऑक्सीजन लेके CO3 -2 बन जाता है, ये याद रखो। तो ये प्लस माइनस कट गया, 2 इधर और 1 इधर, तो Na के साथ 2 आ गया 2 और ये CO3 के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है और बाकी जो HO बचता है वो H2O बना देता है। ये आगे जाके इसकी वर्किंग होनी है, आपको समझ लग जाएगी। बेटे इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूं। ले ली जी ले लिए सबने स्क्रीनशॉट? तो अभी तक हमने एक काम किया है, मैं दोबारा से बता रहा हूं।
एयर को हमने ठंडा करना है -200 तक, लेकिन उससे पहले हमने इसमें से दो चीजें रिमूव की हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकती, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। और उनको रिमूव करने के लिए मैंने तरीका बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करो, ठीक है, और वाटर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट सिलिका जेल में से पास करें, ठीक है। ये मैं आप कर रहा हूं। जी जी नहीं करता सर। अच्छा मेरे बच्चों, अब हमने एयर को करना है लिक्विफाई। ध्यान से सुनिएगा जरा। एयर को लिक्विफाई करती है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग नॉर्मल वर्ड में कहते हैं जी कंप्रेसर, ठीक है जी। कंप्रेसर जो होता है इसके दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, दो खाने होते हैं, और इनके बीच में बहुत ही बारीक सी फाइन नोजल होती है। ये क्या चीज होती है मैं बताता हूं आपको भी। ये फाइन नोजल होती है। आपके पास जो एयर थी जिसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल चुके हो विदाउट CO2 एंड वाटर वेपर्स, ठीक है जी। इसको मेरे बच्चों आप लोगों ने डाल देना है कंप्रेसर के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी वर्किंग बहुत मजे की है। सबका ध्यान मेरी तरफ हो प्लीज, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट मी। हमने जो एयर है विदाउट CO2 और वाटर वेपर्स को कंप्रेसर में डाल दिए। कंप्रेसर के दो कंपार्टमेंट्स हैं, दो खाने हैं जिनके बीच में बहुत बारीक सा सुराख है जिसको नोजल कहते हैं। नोजल एक ऐसा होल होता है जिसको हम लोग अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जब मर्जी ओपन करते हैं, जब मर्जी बंद करते हैं, उसको नोजल कहते हैं। अच्छा जी, एयर जब यहाँ पे मौजूद है तो हमने क्या किया मेरे बच्चों, इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इनिशियल टेम्परेचर ये कंपार्टमेंट 1 के अंदर सपोज करें रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, 25। हम लोगों ने क्या करना है, कंप्रेसर है तो कंप्रेसर में चीज कंप्रेस होती है, इसमें पिस्टन लगे होते हैं जो इसको दबाते हैं, इस तरह प्रेस करते हैं, ठीक है, उसको कंप्रेस करेंगे। तो ये जो एयर है जब इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसका टेम्परेचर राइज करता है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, उनमें कोलिजन होती है, ठीक है, और टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। यानी 25 से टेम्परेचर बढ़ के चला गया 35, 40, कंप्रेस करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 60, 65 तक चला गया। यहाँ पे टेम्परेचर 65 हो चुका है। अब तुम लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, ये नोजल ओपन कर देनी है। नोजल ओपन करोगे तो एयर जो है ये कंपार्टमेंट 2 के अंदर आएगी और एक्सपैंड करेगी, ठीक है जी। जब वो एक्सपैंड करेगी तो उसका टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाएगा जी, और ड्रॉप होके कहां तक चला गया होगा, 60 तक। 60 से ड्रॉप होके -20 तक चला गया जी, समझ आती है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर अब -20 है, इसको आपने अब कंप्रेस करना है। जब कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, -20 से बढ़ के -10, 0, 10, 15 तक चला गया। उसके बाद इसको ये वाली नोजल फिर खोल दो तो ये यहाँ पे आके जो है वो एक्सपैंड करेगी और उसका टेम्परेचर फिर एकदम ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके -60 तक चला गया। तो इस तरीके से मेरे बच्चों बाय कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन causes the temperature of the air to decrease to -200 डिग्री सेल्सियस, और आपकी जो एयर है वो लिक्विफाई हो जाती है। आपके जो घरों में एसी है और फ्रिज है उनके पीछे भी ब्लैक कलर का कंप्रेसर लगा होता है, तो उसमें भी गैस भरी होती है, उसमें भी यही काम होता है कि वो एयर को जो गैस होती है उसको कंप्रेस करता है और बाद में एक्सपैंड करवाता है, तो उसका टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाता है जी, जिसकी वजह से चीजें ठंडी हो जाती हैं और कमरा भी आपका ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, बाय कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन causes the temperature of air to decrease to
-200 डिग्री सेल्सियस एंड एयर इज लिक्विफाइड। एयर आपकी लिक्विफाई हो गई थी, बार बार कंप्रेस करके और एक्सपैंड करवा के, कंप्रेस करके एक्सपैंड करवा के एयर का टेम्परेचर कम से कम होता जाएगा, -200 पे आ जाएगा, और -200 पे मेरे बच्चों आपके पास तो एयर है वो लिक्विफाइड फॉर्म में जो है वो आ चुकी है। ये वाला आप कर दूं बच्चों? जी सर। जी बेटे कुछ पूछना है बच्चे? सर मैं लेट आया था सर, ये हमने वाटर वेपर्स को भी निकाला सर, ये तीनों स्टेज भाई ये 200 डिग्री सेल्सियस के माइनस पे ये आइस की फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, हमें टेम्परेचर को -200 पे लेके जाना है ना, तो वहां पे तो ये सॉलिड बन गया होगा, कंप्रेसर में जब इसको करेंगे ठंडा होगा तो सॉलिड बन जाएगा, तो वो जो पिस्टन है वो दबा ही नहीं सकेंगे एयर को, इसलिए इनको बीच में से पहले रिमूव कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए मेरे बच्चों आपकी आखिरी चीज जो है, आपके पास जो एयर है इट इज इन लिक्विफाइड फॉर्म नाउ, लिक्विफाइड एयर आ चुकी है। और याद रखो लिक्विफाइड जो एयर होती है ये ब्लू कलर की होती है, और ब्लू कलर इसका ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ता हो, पढ़ता है कोई कि नहीं? बायोलॉजी में एक चीज होती है जिसको कहते हैं आर्टरीज, और एक चीज होती है वेन्स। आप अपने हाथ में देखिए आपको ब्लू कलर की वेन्स नजर आएंगी, तो वो ब्लू कलर की क्यों होती है कि उनमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मतलब जो है वो गई होती है, तो ऑक्सीजन की वजह से जो है ना वो ब्लू हो जाता है कलर उसका। ठीक है, अच्छा यार लिक्विफाइड एयर की हम लोगों ने क्या करनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है जी। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो डिफरेंट गैसेस आपके पास कलेक्ट हो जाती है। नाइट्रोजन आपके पास -196 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट होगी, ऑक्सीजन आपके पास -180 सॉरी आर्गन जो है -186 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट होगी, और ऑक्सीजन आपके पास -183 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट होगी। तो ये तीन गैसेस आपके पास जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी आपके पास लिक्विफाइड एयर का टेम्परेचर था -200, अब आप इसको हीट करोगे तो जैसे ही -196 टेम्परेचर आएगा वहां पे सारी नाइट्रोजन उस लिक्विड में से निकल के उसको आप कलेक्ट कर लो, फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, -186 पे आएगा, आर्गन निकल के उसको दूसरे सिलेंडर में कलेक्ट कर लो, फिर ऑक्सीजन -183 पे उसको तीसरे सिलेंडर में आप लोग कलेक्ट कर लो, तो आपके पास ये सारी की सारी गैसेस जो हैं मेरे बच्चों इस तरीके से कलेक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। यू गॉट इट गाइस? वेरी लास्ट स्टेप दोबारा समझा दें प्लीज। बेटे लास्ट स्टेप में लिक्विफाइड जो एयर आ चुकी है ना मेरे बच्चे, वो उसका टेम्परेचर -200 है, उसको तो गर्म करेगा, तो गर्म करने पे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी -200 से टेम्परेचर बढ़ने का मतलब -199, -198, -197, -196 पे जैसे टेम्परेचर जाएगा रुक जाएगा वहां पे सारी नाइट्रोजन उड़ के उसको एक सिलेंडर में कलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद जब सारी नाइट्रोजन उड़ जाएगी तो टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, -195, फिर 194, फिर -190, फिर -186 पे जाके रुक जाएगा टेम्परेचर, तो आर्गन कलेक्ट हो जाएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर -183 पे आपके पास ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है सर। जी सर, ये मतलब लिक्विड फॉर्म में कलरलेस है, वैसे तो ऑक्सीजन के लिक्विड जो गैसियस फॉर्म है उसमें कलरलेस है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है जी, ओके गाइस, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। Now we are going to start with the two processes. एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कंबस्टन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है जी, कंबस्टन का मतलब होता है मेरे बच्चों आग लगना। ठीक है जी, कोई चीज बर्न जो करती है। ठीक है, मैं दोनों केसेस में एग्जांपल ले रहा हूं, एक ग्लूकोज की C6H12O6, इसमें भी C6H12O6 ले रहा हूं। दोनों केसेस में क्या होता है, कंबस्टन में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, इसमें भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है।
इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देती है, ठीक है जी, और साथ हीट एनर्जी निकलती है। जबकि मेरे प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपने ये ग्लूकोज लिया है, यहाँ पे भी ये ग्लूकोज था, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है जी। रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाती है और साथ हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है जी, दोनों केसेस में, ठीक है। तो एक प्रोसेस का नाम कंबस्टन है, इक्वेशन देखिए एग्जैक्टली सेम रेस्पिरेशन की तरह है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, पहले फर्क जरा देख लो। मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का एक पीस है, इसको मैंने आग लगा दी, इसको मैंने बर्न कर दिया, आग लगा दी है। जब मैं इसको आग लगाऊंगा तो ये हीट एनर्जी फौरन देनी शुरू कर देगा और विद इन 1 और 2 मिनट जल के सारी हीट एनर्जी दे के फारिग हो गया, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज में आ जाओ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप लोगों ने खाना खाया, रोटी खाई, रोटी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गई, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ के उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए जिनका नाम ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में शामिल हो गया, ब्लड से चला गया आपकी बॉडी के हर सेल में, और बॉडी के सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया ये ग्लूकोज। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या किया, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से सेल्स में, और सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गई। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच चुके हैं, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं और हीट निकलती है आहिस्ता आहिस्ता, यानी इट्स अ स्लो बर्निंग। इसमें बहुत स्लोली जो है वो आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी हमारी बॉडी जो हॉट रहती है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो उसकी क्या रीजन होती है कि हमारी बॉडी के सेल्स में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, हीट निकलती है जो हमारी बॉडी को हॉट रखती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो कंबस्टन हो रही होती तो पता चलता है कि ग्लूकोज बर्न हुए, आग लगी, माइंड वो हिस्सा ही जल गया सारा, वो हिस्सा, वो पार्ट जो है वो सारे का सारा बर्न होके खत्म हो गया। तो मेरे बच्चों असल में जो रेस्पिरेशन होती है इट्स अ स्लो बर्निंग and it gives out the heat energy very slowly, ठीक है। जबकि combustion जो है it's a fast burning and it gives out the heat energy all of sudden, एकदम आपको heat energy दे देता है, ठीक है जी। तो इसको मैं लिख रहा हूं, combustion is a fast burning and gives out heat energy very quickly, ठीक है जी। और रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन is a slow burning and gives out heat energy very slowly. You got it guys? यहां तक समझ लगी है सबको? Yes. चलिए जी आगे चले बच्चों। अगली चीज थोड़ी सी देख लीजिए, पेपर में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कंबस्टन और रेस्पिरेशन जो हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके टेस्ट आपको आने चाहिए पेपर में, ये हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका टेस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका टेस्ट क्या होता है, अगर कोई गैस बन रही है इनमें तो आपको कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग क्या करेंगे, एक चीज होती है जिसको कहते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो उसको मिल्की कर देगा, व्हाइट कलर का, जिस तरह ये आपका व्हाइट बोर्ड है इस कलर का हो जाएगा। पहले वो कलरलेस था, पानी की तरह था लाइम वाटर, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो ये व्हाइट कलर का जिसका व्हाइट बोर्ड है इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टेस्ट है कि पास
द गैस थ्रू लाइम वाटर। ठीक है जी, तो इसका क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है जी। दूसरा वाटर का टेस्ट है जी, इसका टेस्ट H2O वाटर को कहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है जी, इसका टेस्ट क्या होता है, इसका टेस्ट कल आप लोगों को याद होगा, मैंने कॉपर के कंपाउंड्स लिखवाए थे आपको। ठीक है, एक मैंने कंपाउंड लिखवाया था एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो ये था व्हाइट कलर का, और दूसरा मैंने लिखवाया था हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसका कलर क्या था, ब्लू था। तो बेटे एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, एन का मतलब होता है नो, हाइड्रस का मतलब पानी, हाइड्रेटेड का मतलब पानी है। तो पानी को टेस्ट करने हैं, तो ये सपोज करें ये आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, व्हाइट कलर का है। आपके पास कोई लिक्विड है, कैसे पता चलेगा कि पानी है कि कोई और चीज है, उसके ऊपर गिरा के देख लो। अगर वो व्हाइट से ब्लू हो जाए, व्हाइट से ब्लू कैसे होगा, पानी जब उसके अंदर आएगा, हाइड्रेटेड का मतलब पानी आ गया कॉपर सल्फेट में, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका टेस्ट क्या होता है, टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। ठीक है बच्चों, तो व्हाइट से ब्लू कर देते हैं जी। पानी अगर होगा तो वो कॉपर सल्फेट को व्हाइट से ब्लू कर देगा। यू गॉट इट, आ गया, यू डिड नॉट गॉट इट। बेटे एक चीज है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये व्हाइट कलर की होती है। एन का मतलब होता है नो, हाइड्रस का मतलब पानी नहीं है इसमें, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जब पानी इसके साथ लग गया तो ये चीज ब्लू कलर की हो गई है। तो भी अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड है, चेक करने कि पानी है कि नहीं, तो उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर गिरा दो, अगर वो व्हाइट से ब्लू हो जाए बेटे तो इसका मतलब है वो चीज वाटर है। यू गॉट इट, दिस इज द टेस्ट ऑफ वाटर। जी मेरे बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको गाइस? यस सर। चलिए दैट्स वंडरफुल। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है मेरे बच्चों। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।